तुम कभी बदलने तुम सकते हो, तुम्हारा दिल, जो उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। कि भारत के वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहाँ रह गए थे, अब उनको लगता है कि वो शायद इस व्यवस्था के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे हालात पैदा करें कि सरकार को जो झुकाने वाली ताकतें हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो किसी भी कीमत पे जो है इस सरकार को हटाना चाहती हैं, इस सरकार का जो फेस है उसको हटाना चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक हैदराबाद में भी एक बाद में, आई थिंक ये 54 या 55 की बात है, उसी के दौरान एक सरदार पटेल की किताब मेरे लाइब्रेरी में है, उनकी जो बायोग्राफी है, तो उनकी एक स्पीच का उनका एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने, वो तो खुल के बोलते थे, हमारी ये ख्वाहिश है कि कुछ नेता ऐसे भी होते सरदार पटेल की, वो खुल के बोलते थे। उन्होंने आम सभा में मुसलमानों को कहा कि अगर कोई कहता है कि तुम बदल गए हो तो मैं ये बात नहीं मानता, और ये चापलूसी मेरे साथ, ये हमारे साथ ये चापलूसी मत करना। तुम कभी बदलने तुम सकते हो, तुम्हारा दिल, जो उन्होंने कहा, तुम्हारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने ये बात कही है, आपको मैं उनकी पूरी स्पीच पे मैं कोट कर सकता हूँ, अगर कोई इस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो। मैंने कई बार उसको, स्पीच को वर्बैटम मैंने पढ़ के सुनाया है। और दूसरी बात, एक और बात बता दूं, ये भी बिल्कुल रिकॉर्ड्स में है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हो रहा था, तो इतने मक्कार लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ये देवबंदी ब्रांड के ये लोग जो है, भाभी सोच के बड़े प्यार से अपने वो फिसलने वाली लहजे में जो ये बोलते हैं ना, दिलीप कुमार के अंदाज में, तो उन्होंने कहा सरदार पटेल को कि देखिए साहब, जिनको चाहिए था, जिनको तो पाकिस्तान जाना था, वो चले गए, अब हम यहाँ रह गए हैं। अब तो हम तो वैसे हैं नहीं, जो गंदे तत्व थे वो चले गए और जो अच्छे तत्व है हम यहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिस चीज के कारण पाकिस्तान बना, दोबारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका डिमांड था। और अगर नेहरू जी की चलती, उनका तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कश्मीर पे वो बहुत बुरी तरह हावी हो गए थे, लेकिन बाकी चीजों पे, बाकी एजेंडा पे वो चलने नहीं दिया उनका, सरदार पटेल ने। तो उन्होंने कहा यार शर्म करो, एक बार तुम्हारे झांसे में हम आ गए थे, ये दोबारा ऐसी बातें मत करो। तो वही तत्व है कि तालिबान सुधर गया, तालिबान बहुत 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 अच्छा हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं, हम कैसे इसको भूल जाए, जो तालिबान का जो रवैया है हमारे साथ। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा एक लोगों के मन में एक प्रश्न है कि इंटेलिजेंस के फेलियर हो गई साहब, वेस्टर्न इंटेलिजेंस फेल कर गया, उन्होंने मिसकैलकुलेशन कर लिया, उनको मालूम नहीं था कि क्या होगा, उनको नहीं मालूम था कि इतना जल्दी सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। देखिए साहब, इतना ग्रांट कीजिए वेस्टर्न इंटेलिजेंस सिस्टम, किसी भी इंटेलिजेंस सिस्टम को, कि ये सब सही आकलन नहीं, ये सही विश्लेषण नहीं है, एक एक बात बारीकी से सब कुछ पता होता है। तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान, जब उनको मालूम है कि पाकिस्तान ही उनका सब कुछ है, उनका बेनिफैक्टर है, उनका मसल है, पूरी जो एक तरह से तालिबान इज एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान, इसीलिए पहली चीज उन्होंने क्या कही, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स जो था उसमें उन्होंने कही था कि गुलामी की जंजीरों से आजादी मिली। अब किसकी गुलामी की जंजीरों से, और आजादी किससे?
पहली बात इसको डिफाइन करें, इंडिपेंडेंस फ्रॉम हूम, आजादी किससे और आजादी क्या करने के लिए। ये जो पाकिस्तान का जो कथन, जो इसकी टिप्पणी आई है, उसका मतलब है कि अब तालिबान आजाद है कि वो अब शरिया कर सकता है और तुम पे घोड़े बरसा सकता है, जो उनके विशेष शौक है वो पूरा कर सकता है। नारकोटिक्स की सप्लाई अब उसके हाथों में है और पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड मिल गया। तो और जिस तरीके से आपको जो मैंने झंडे का विवरण दिया कि वो जो काला रंग है झंडे पे, वो दिखाता है कि भाई विदेश नीति से में उनको ब्रिटेन से छुटकारा मिला। लेकिन तालिबान ने तो एक तरह से वही काला, मतलब एक और काला झंडा लगा दिया वो सफेद झंडे में। आई एम टॉकिंग यूफेमिस्टिकली कि पहले फॉरेन पॉलिसी वो डिक्टेट करते थे ब्रिटेन, जिससे वो कहते कि जिससे उनको निजात मिला। अब जो अगर तालिबान की सरकार बन जाती है तो उसके नीचे जो कूटनीति होगी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पटल पे जो भी निर्णय होगा, कूटनीति होगी, वह पाकिस्तान की होगी। मेरा एक सवाल है सर, एक सवाल है ये जो मैं भारत के संदर्भ में, जो यहाँ आप देख रहे हैं लिबरलिज्म के नाम पे, वामपंथ के नाम पे जो फ्रॉड हैं, जो इस्लामिक जिहाद के ठेकेदार हैं, वो कश्मीर में भी हैं, वो केरल में भी हैं, वो आसाम में भी हैं, वो बंगाल में भी हैं, वो दिल्ली में भी हैं। और देवबंद स्कूल ऑफ थॉट सबको पता है कि ये जो है इनका मेंटर है, जो तमाम जो इस समय पूरा तालिबान जो पूरा मूवमेंट चल रहा है। और असद मदनी इसके मरहूम प्रेसिडेंट थे इस आपके देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के। और उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा उनका कॉन्क्लेव हुआ, उसमें असद मदनी को चीफ गेस्ट बनाया गया। उस जमाने में 79 के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। और वहाँ वो गए और उसके बाद उन्होंने उसको एड्रेस भी किया। तो आज आप देखें कि पूरे देश का अगर मामला देखें तो कश्मीर में वो फोर्सेस जो पिछले लंबे समय से भारत को और भारत सरकार को, भारत के संविधान को तार तार कर रही थी, जिस तरीके से कश्मीर में कुछ कुछ कंट्रोल किया है, ये जो व्हाइट कॉलर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती और गिलानी। और आज जो एक दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि देवबंद स्कूल ऑफ थॉट और पीएफआई, इस सब के बीच में एक ऐसा भी मैसेज बार बार आ रहा है कि भारत के वो मक्कार मुसलमान जो पाकिस्तान बनवाने के बाद यहाँ रह गए थे, अब उनको लगता है कि वो शायद इस व्यवस्था के अंदर जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, अपना एजेंडा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वो उनका बार बार ये है कि तालिबान भारत की तरफ बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम अलग थलग हो जाएंगे, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। तो चाहे वो जावेद अख्तर हो, उसकी पत्नी हो, नसीर हो, आमिर हो, हामिद हो, ये तमाम सारे लोगों को जो डर लग रहा था, जो निजाम मुस्तफा की बात, तो एक तो इसका फॉल आउट इमीडिएट भारत में खासतौर से कश्मीर को लेकर ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर की जो वहां पूरा सिस्टम है, जो इस्लामिक निजाम बनाया 75 सालों से, क्या उसमें कोई भारत का बड़ा रद्दोबदल होगा? चाइना की जो खामोशी है वो एक कहीं लगता है साइलेंट सपोर्ट है। और कल जिस तरह से टेलीविजन पे बयान आया कि रशिया जो है वो तालिबान को रिकॉग्निशन देगा, तो क्या पाकिस्तान या दूसरे लोग जो भारत को नहीं लड़ पा रहे सीधे तौर पे, तालिबान का इस्तेमाल करके भारत के अंदर या भारत के बॉर्डर स्टेट के अंदर कोई बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि ऐसे हालात पैदा करें कि सरकार को जो झुकाने वाली ताकतें हैं, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, वो किसी भी कीमत पे जो है इस सरकार को हटाना चाहती हैं, इस सरकार का जो फेस है उसको हटाना चाहती हैं, तो वो क्या अपने मंसूबों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने कहा हमारे देश में तो तालिबान 1947 से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो कोई नई बात नहीं, हम तो इस मानसिकता से लगातार लड़ रहे हैं। वो नए नए उनके लिए शब्द ढूंढ लेते हैं, कभी वो गुड तालिबान की बात करते हैं, बैड तालिबान की बात करते हैं, कभी वो पिछले बार जो माइग्रेशन हुआ उसमें एक बच्चे की तस्वीर आ गई समुद्र के किनारे, उसको बहुत बेचा गया। इस वक्त एक तस्वीर आ रही है कि कहते हैं कि हवाई जहाज पे किस तरीके से अफगान बेचारे गरीब से थे, वो ऊपर से गिर गए। तो ये जो एक इमेज क्रिएट की जा रही है कि देखिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो यहाँ की ताकतें भी चाहती हैं कि जैसे बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के बस गया है, जो रोहिंग्या मुसलमान बस गया है, और अब वो बस गया है तो सबको मालूम है कि भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था जो है वो बहुत लचर है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो सालों सालों तक चलता रहेगा। क्या इसके ऊपर आपका क्या मानना है कि जिसमें कश्मीर है, केरल है,
आसाम है, ये तमाम जगह जहां ये लोग हैं, क्या ये लोग फिर दोबारा से इस सरकार को ऐसे दबाव में लाना चाहते हैं?